इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम देने से पहले यह वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा टोटल 40 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 40 में से 40 आ सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल 40 ही क्वेश्चन लेंगे जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। इससे पहले मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू और नैन हिंदी का सभी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसको दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का पृष्ठ जो वृत्ताकार का सीमा रेखा होता है जिसका व्यास क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। उसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया गया है जिसका त्रिज्या 32 सेमी दिया गया। देखिए आपको पूछा गया है एफ, ठीक है, और आर दे दिया गया है आपका 32 सेमी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैं इसको सिद्ध भी कर चुका हूँ, आप नहीं देखेंगे तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो देखिए आर का मान यहाँ पे 32 दिया गया है, तो 32/2 आप करेंगे तो आपका आएगा 16। अब आपको ऑप्शन में खोज लेना है, तो आपको ध्यान रहे -16 वाला नहीं खोजना है, आपको आंसर हो जाएगा +16, यानी आपका ऑप्शन सी में मौजूद था। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यह पीडीएफ देने वाला हूं जिससे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप वीडियो तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको पीडीएफ किस तरीके से लेना है उसका रूल रेगुलेशन आपको मालूम नहीं चलेगा। उसके बाद में चूँकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के साथ ये पीडीएफ बनाया गया है। देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन कर दिया गया है और उसके बाद में ये कैसे आया है वो वहाँ पे बता दिया गया है। तो आप पीडीएफ अगर ले लेते हैं तो आप बिना किसी टीचर के भी आसानी तरीके से समझ के याद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, चूँकि लास्ट में आपको पीडीएफ किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो वह प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों होगी आपका ऑप्शन ए, यानी वास्तविक और उल्टा होगा, तभी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। दिया गया है नेत्रोद अंतरपृष्ठ, और बी में दिया गया नेत्र अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ। और उसके बाद में हम लोग अगला इसका ऑप्शन देखेंगे, दो ऑप्शन, और दो ऑप्शन कुछ यहाँ पे दिया गया है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही था कि कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें पूरे टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण के किस रंग को प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा नीला, चूँकि आप पढ़े होंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दिया गया भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना है। ऑप्शन दिया गया 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज और 80 हर्ट्ज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 और 1 के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पतांक कितना होगा। तो यानी आपका दिया गया है कि 1 से लेकर 0, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ बताया गया है। आपका दे दिया गया है सीमा रेखा 1 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर के स्केल पर विभाजनों की संख्या 20 दिया गया है, तो आप 1/20 कर दीजिएगा, चूँकि एक फार्मूला आता है 1/20, ठीक है। तो 1/20 आप कर दीजिएगा और 1 में आप लगाइएगा 20 से भाग, तो आपका कुछ आएगा 0.05, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, आपका ऑप्शन सी में मौजूद था। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो आंसर आपको लिखना होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यही है आपका सही आंसर, ऑप्शन बी में मौजूद। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि घरेलू परिपथ
घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? आंसर आपका हो जाएगा काला, क्योंकि आप इसका यूज भी करते होंगे, आपको मालूम ही होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? दिया गया है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तब बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे है कैल्शियम, आपका ऑप्शन बी में मौजूद था। उसके बाद में यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है कि Zn+CuSO4 यानी Zn यानी जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा था। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे आपका विस्थापित हो रहा है ये कॉपर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉपर एक विस्थापित अभिक्रिया है, ठीक है, यानी विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पीएच मान 5, चूँकि यह हो जाता है अम्लीय, और अम्लीय 1 से, ठीक है, 7 के बीच में होता है। तो यहाँ पे 1 से 7 के बीच में आपका ऑप्शन 5 था, इसीलिए आपका आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? दिया गया संतरा, सिरका, टमाटर और इमली। तो ऑक्सैलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में होता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? एक में दिया गया मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम। आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम यानी के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख लिया, अब 19 देखेंगे। तो दिया गया है कि एक्वा रेजिया यानी आयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप VBI समझ लीजिए, ये हो सके तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार दिया गया है कि देखिए यहाँ पे सी को यहाँ पे क्या किया गया है कि एकल बंधन हाइड्रोजन से बांट दिया गया है कि और इसका दे दिया गया है कि कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? ये क्या चीज़ का है? तो यहाँ पे कीटोन दिया गया है, कार्बोक्सिल अम्ल दिया गया है, एल्कोहल दिया गया है और दिया गया है एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एल्कोहल आपका कब होता है? जब वो OH होता है, ठीक है, चूँकि अल्कोहल में अभिक्रियाशील समूह OH होता है, लेकिन आपका जो सही जवाब होगा वह होगा एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा 10 सहसंयोजक बंधन, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन में होते हैं और कार्बन में, दोनों को मिला के जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 10। तो क्वेश्चन नंबर 21 था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने वाला परमाणु साइज का आकार कितना होता है, यानी बढ़ता है कि घटता है जब आधुनिक आवर्त सारणी दाईं से बाईं ओर जाता है? तो उसका आकार दोस्तों घटते जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका हो जाएगा घटते जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका आंसर लिखेंगे 18। वहीं आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग करके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों वहीं आपका आंसर रहेगा 7 आवर्त और 18 वर्ग। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन अगला देखेंगे कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है, यानी कैसी होती है? एक मैग्नीशियम फीता को जब आग में हम जलाएंगे तो उसके जो उत्पन्न गैस जो निकलेगी, लौ निकलेगी, वो कैसी होगी? पीली, नीली, चमकीला, उजला और लाल। आपका आंसर रहेगा चमकीला उजला। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 कि एक जांच प्रश्नावली के लिए गए विलयनों में
एक जांच प्रश्नावली के लिए गए विलियन में एक लोहे के कील को डुबाया जा गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रश्नावली में विलियन में क्या था? तो वो जो जांच प्रश्नावली था उस विलियन में क्या था? आपको ऑप्शन दिया गया है ZnSO4, CuSO4, FeSO4 और Al2SO4। तो यहाँ पे आपका मैं सबका नाम बता रहा हूँ। देखिए ZnSO4 का मतलब हो गया जिंक सल्फेट, कॉपर, CuSO4 का मतलब हो गया कॉपर सल्फेट, FeSO4 का मतलब फेरम सल्फेट यानी लव ऑक्साइड, और यहाँ पे आपका Al2SO4 का होल थ्राइस है यानी एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे इसका क्या जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसका आंसर होगा क्या। हालांकि ना भी मालूम होगा तो मैं आपको आंसर जल्दी से कमेंट में आपको बता दूंगा। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसका दिया गया है कि एक छात्र जांच प्रश्नावली के लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो यह दिखेगा ना ही नीला दिखेगा, ना ही नारंगी और ना ही पीला। आपका आंसर हो जाएगा हरा। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन 27 इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि रक्तचाप या रक्तदाब, ये जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्फेगोमेनीमीटर आपका आंसर हो जाता है, जो डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार है कि रक्त में कौन सा अवयव घायल स्थान के रक्त स्राव के मार्ग को रक्त में थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है लाल रक्त कणिकाएं, यानी यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं को दूसरी कहें यानी RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, और दिया गया है प्लेटलेटस और दिया गया है लसिका। आपका आंसर सही जवाब होगा वह होगा प्लेटलेटस यानी आपका ऑप्शन C। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि ऑटो ग्रंथि कोष थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? दिया गया सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका क्लोरीन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये दिया गया कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा वह होगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा अनुमस्तिष्क। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, यानी जो एक पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, तो ये किसके लिए सहायक होते हैं? तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा चुके हैं। इसमें से जो सही जवाब होगा यहाँ पे दिया गया ऑप्शन A कि पैरों के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए, ये भी सही है, और तने के वृद्धि के लिए ये भी सही है, और पादप का प्रकाश और मुड़ने के लिए। यानी दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा इनमें से सभी। तो उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 45 तक का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 इस प्रकार है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि आपका जो सही जवाब होगा वह होगा मुकुलन। चूँकि हाइड्रा मानते अगर इस तरीके से पौधा रहता है तो उसमें से एक इस तरीके से कट जाता है जिसको हम हाइड्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों होता है मुकुलन विधि। आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि इसमें होता है मुकुलन विधि। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो दिया गया है बाह्यदल, पखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। आपका सही जवाब होगा पुंकेसर। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन C सही है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे दिया गया अंडाशय। देखिए अंडाशय आपका मादा में पाया जाता है यानी औरत में पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, तो ये भी आपका गलती है। सॉरी, ये भी सही है कि मादा जनन तंत्र पाया जाता है, अंडाशय भी पाया जाता है, डिम्बवाहिनी लिम्फवाहिनी भी पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका दोस्तों पुरुष में पाया जाता है। लेकिन आपका जो 3 ऑप्शन था ये था मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले, लेकिन ये जो आपका शुक्रवाहिका दिया गया है ये मादा जनन तंत्र में नहीं पाए जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन C सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन गलती है, रॉबर्ट हुक ये भी गलती है दोस्तों। ये रॉबर्ट हुक आपका
ये क्या बोलते हैं, कोशिका का खोज किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आनुवंशिकता का जनक कहा जाते हैं, लेकिन आपका जो सही जवाब था यही था, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये आनुवंशिकता और वंशागत नियमों का प्रतिपादन भी किए थे। तो उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लिए और 5 क्वेश्चन और रह गया है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते जाइए। और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन 36 को देख लीजिए कि स्त्रियों के लिए गुणसूत्र का युग्म होता है। युग्म का मतलब जोड़ा। तो देखिए एक्स वाई दिया गया है, तो एक्स वाई दोस्तों पुरुष में पाया जाता है। फिर दिया गया वाई वाई, तो वाई वाई ना स्त्री में और ना ही पुरुष में पाया जाता है, इनमें से। और देखिए एक्स एक्स, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स एक्स दोस्तों पाए जाते हैं लड़की में यानी स्त्री में, और एक्स वाई जो होते हैं ये आपको पुरुष, हम लोग जैसे पुरुष में पाए जाते हैं। तो जितने भी गर्ल होते हैं उसमें एक्स एक्स पाए जाते हैं और एक्स वाई पाए जाते हैं पुरुष में, ठीक है। सॉरी, गर्ल में एक्स एक्स और एक्स वाई बॉयज में, यानी आपका यहाँ पे दिया गया है स्त्री का, तो स्त्री का आपका आंसर हो जाएगा एक्स एक्स। फिर अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मंड को घोलने के लिए ये भी सही था, क्लोरीन को घोलने के लिए ये भी सही है, पत्तियों को मुलायम करने के लिए ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन 4 दिया गया, इनमें से सभी यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन का सही जवाब। के बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यहाँ पे लिखा गया 5x पे, 10x पे और 25x पे और 45x पे। यहाँ पे आपका आंसर 10x पे आंसर सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 39 को मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं सिनेप्स। आपको हो सके तो सिनेप्टिक दरार भी दे सकता है, क्योंकि सिनेप्स और सिनेप्टिक दरार दोनों एक ही शब्द है। तो ये आपका ये तो दोनों गलती था, यही गलती था, आपका आंसर सही था, वह था सिनेप्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए घास, घास से गेहूँ, गेहूँ से आम, गलती है। और उसके बाद में देखिए घास, घास खाती है बकरी को, बकरी खाती है मानव। चलिए ये सही आपका होना चाहिए। और बाय, ये भी गलती है, ये भी गलती है। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आज का साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम में जाने से पहले मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ताकि आपको एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो आपको बनाने में। तो चलिए